क्या कभी ऐसा होता है कि बच्चे के साथ रोजमर्रा के छोटे-मोटे काम भी एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये कई घरों की कहानी है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इन चुनौतियों के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है और कैसे इसका समाधान मिल सकता है। जरा सोचिए, कपड़े पहनना, खाना खाना या बस घर से बाहर निकलना, ये सब कितने आम काम हैं, है ना? पर क्या ये छोटे छोटे काम भी अक्सर एक बड़े हंगामे या रोने धोने में बदल जाते हैं? अगर ये सब बहुत जाना पहचाना लग रहा है तो हम समझते हैं कि ये कितना मुश्किल और थका देने वाला हो सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक बुरे दिन की बात ना हो। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि बच्चे का दिमाग दुनिया को, आसपास की चीजों को एक अलग तरह से महसूस कर रहा है। मतलब ये कोई व्यवहार की समस्या नहीं, बल्कि दिमाग की बनावट का एक हिस्सा हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अपने बच्चे को माता पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ ठीक नहीं है, तो उस आवाज पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ ऐसी छिपी हुई इंद्रियों को समझते हैं जो बच्चे के व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालती हैं। ये सब इस बात पर टिका है कि हमारा दिमाग अपने आसपास से मिलने वाली जानकारी को कैसे प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करता है। इस पूरी प्रक्रिया को सेंसरी इंटीग्रेशन या संवेदी एकीकरण कहते हैं। ये हमारे दिमाग का वो तरीका है जिससे वो हमारी सभी इंद्रियों से मिली जानकारी को एक साथ लाता है, उसे समझता है और फिर तय करता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। आप इसे हमारे सेंसेस के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ आराम से, बिना किसी जैम के चलता रहे। देखिए, हमारी 5 जानी पहचानी इंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना के अलावा 3 और हैं जो विकास के लिए बहुत जरूरी है। पहली है वेस्टिब्यूलर यानी मूवमेंट और बैलेंस की समझ। दूसरी है प्रोप्रियोसेप्टिव यानी शरीर की जागरूकता कि हमारे हाथ पैर कहाँ हैं। और तीसरी है टैक्टाइल यानी स्पर्श की गहरी समझ। ये जो प्रोप्रियोसेप्शन है ना, ये एक तरह का हमारा अंदरूनी जीपीएस है। इसी की वजह से हमारा दिमाग बिना देखे भी ये जानता है कि हमारे शरीर के अंग कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। जैसे आंखें बंद करके भी अपनी नाक को छू पाना। अब जिस बच्चे को प्रोप्रियोसेप्शन में दिक्कत होती है, वो अक्सर चीजों से टकराता रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपने शरीर के साइज का अंदाजा ही नहीं है। हो सकता है कि वो बैठने की कोशिश में कुर्सी से चूक जाए, या इतनी जोर से हाई फाइव करे कि सामने वाले को दर्द हो जाए, या फिर पेंसिल को बहुत कसकर पकड़े। ये सब इस बात के संकेत हैं कि उनका दिमाग शरीर की पोजीशन को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो वो कौन से 5 मुख्य संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? और याद रखिए, हम यहाँ 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे, बल्कि लगातार दिखने वाले पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये 5 संकेत हैं। पहला, रोज के काम बहुत मुश्किल लगना। दूसरा, एक एक्टिविटी से दूसरी पर जाने में बहुत हंगामा करना। तीसरा, शरीर का तालमेल ठीक न होना, मतलब बार बार गिरना या चीजों से टकराना। चौथा, अपनी भावनाओं पर काबू रखने में मुश्किल होना। और पांचवा, या तो बहुत ज्यादा सेंसरी इनपुट ढूंढना, जैसे लगातार उछलना कूदना, या फिर उससे बचना, जैसे शोर और भीड़ से घबराना। खुद को कंट्रोल करने में जो मुश्किल होती है, उसका एक बहुत बड़ा संकेत है छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा इमोशनल प्रतिक्रिया देना। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। अब ये जो सेंसरी व्यवहार है, ये 2 तरह का हो सकता है। एक तरफ है सेंसरी सीकर, जो उत्तेजना ढूंढते हैं। वे लगातार भागते दौड़ते रहते हैं, चीजों से टकराते हैं, हर चीज को छूते हैं। वहीं दूसरी तरफ है सेंसरी अवॉइडर, जो उत्तेजना से बचते हैं। उन्हें कपड़ों पर लगे टैग तक से परेशानी होती है, झूला झूलने से डर लगता है, और कोई उन्हें छुए तो वो पीछे हट जाते हैं। अब एक और बहुत बड़ा सवाल जो हो रहा है, वो बच्चे की जिद यानी टैंट्रम है, या फिर एक सेंसरी मेल्टडाउन। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि मदद कैसे करनी है। देखिए, टैंट्रम तब होता है जब बच्चा कुछ चाहता है और उस पर उसका कंट्रोल होता है। जैसे ही उसकी मांग पूरी होती है, वो शांत हो जाता है। दूसरी तरफ सेंसरी मेल्टडाउन तब होता है जब दिमाग पर इतना ज्यादा सेंसरी बोझ पड़ जाता है कि वो उसे संभाल नहीं पाता। इस पर बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये तभी खत्म होता है जब शरीर और दिमाग पूरी तरह शांत हो जाते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, एक सेंसरी मेल्टडाउन के लिए बच्चे को कभी सजा नहीं देनी चाहिए। उस वक्त वो अपने कंट्रोल में नहीं होता,
उसे सजा की नहीं, बल्कि सहारे, प्यार और एक शांत जगह की जरूरत होती है ताकि वो रिकवर कर सके। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक उम्मीद बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो बच्चों में जरूरी स्किल्स और आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सीधा सा लक्ष्य है बच्चे की ताकत और कमजोरियों को समझना और फिर उसे ऐसे स्किल्स सिखाना जो उसे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में कामयाब होने में मदद करे। और ये कोई बोरिंग ड्रिल या एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। इसे कहते हैं प्ले विद अ पर्पस, यानी एक मकसद के साथ खेलना। थेरेपी को इतना मजेदार बना दिया जाता है कि बच्चे को पता भी नहीं चलता और वो खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाता है। मदद का रास्ता भी बिल्कुल साफ है। सबसे पहले एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट बच्चे का मूल्यांकन करता है। फिर पेरेंट्स के साथ मिलकर लक्ष्य तय किए जाते हैं। इसके बाद मजेदार खेल पर आधारित थेरेपी सेशन होते हैं और आखिर में बच्चा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नए नए स्किल्स सीखता है। तो ये मकसद वाला खेल असल में दिखता कैसा है? ये रस्साकशी खेलने या घर का कुछ सामान उठाने जैसा हेवी वर्क हो सकता है, या फिर तकियों के ढेर पर कूदने या कसकर गले लगाने जैसा डीप प्रेशर हो सकता है। ये सारी गतिविधियां दिमाग को शांत करने और ध्यान लगाने में मदद करती हैं। और आखिर में एक बात जो हर माता पिता को याद रखनी चाहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक पेरेंट के तौर पर फेल नहीं हो रहे। किसी एक्सपर्ट से मदद लेना सच कहूं तो एक तोहफा है, आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए। तो अंत में बस एक सवाल, क्या हो अगर इस चुनौती को हम एक व्यवहार की समस्या की तरह ना देखें? क्या हो अगर ये दुनिया को देखने के आपके बच्चे के अनोखे तरीके को समझने का पहला कदम हो? बस ये एक नजरिया सब कुछ बदल सकता है।